जय हिंद साथियों, उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम चर्चा करेंगे आप सभी से जैव अणु चैप्टर की। फर्स्ट वीडियो में हमने क्या किया था, जो क्वेश्चन आए थे 2025 में उन पर चर्चा की थी। कुछ क्वेश्चन रह गए थे, उन पर आज चर्चा करेंगे। ठीक है, इस क्लास में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानेंगे क्या पढ़ रहे हैं, 12th क्लास की रसायन विज्ञान। और रसायन विज्ञान में जो टॉपिक है वो जैव अणु है। ठीक है, जैव अणु में जो हर साल आते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। क्वेश्चन चल रहा है 2025 के पेपर। सबसे पहले जानेंगे क्या है 2025 में आए हुए हैं। ये कह रहे हैं, क्वेश्चन है निम्न पदों को समझाइए। पहला है ज्यूटराइन, पेप्टाइड बंध, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना और पॉलीसेकेराइड। ठीक है, सभी एक एक नंबर में है। 4 नंबर का एक क्वेश्चन है। चलिए सबसे पहले जानेंगे ज्यूटराइन क्या होते हैं। क्या जानेंगे, ज्यूटराइन। ठीक है, ज्यूटराइन को जानने से पहले आपके लिए कुछ जानकारी ये जरूरी है कि एमिनो अम्ल किसे कहते हैं। ठीक है, एमिनो अम्ल ही क्या दिखाते हैं, ज्यूटराइन दिखाते हैं, याद रखना है ना। तो सबसे पहले एमिनो अम्ल के बारे में कुछ जानकारी जान लीजिए। क्या जानना है, एमिनो अम्ल मतलब क्या होता है, एमीन और अम्ल दोनों से मिलकर बना होता है, वो क्या कहलाता है, एमिनो अम्ल। ठीक है, ऐसे समझेंगे, एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे COOH, ठीक है, इससे क्या जुड़ा हो, NH2 समूह जुड़ा हो, और क्या हो, कोई एल्किल समूह लगा हो ना। नॉर्मल समझ सकते हैं, मतलब एक ऐसा यौगिक जिसमें कार्बोक्सिलिक समूह और एमिनो समूह दोनों उपस्थित होते हैं, क्या कहलाते हैं, एमिनो अम्ल। अब ये वाली बात समझनी है, एमिनो अम्ल जो होते हैं क्या है, एमिनो अम्ल ज्यूटराइन प्रदर्शित करते हैं। क्या दिखाते हैं, ज्यूटराइन। क्यों दिखाते हैं, अब इसको समझेंगे। देखिए, जलीय विलयन में किसमें, एमिनो अम्ल में। ठीक है, जलीय विलयन में इसमें उपस्थित मतलब एमिनो अम्ल में, ये बात समझ लेना। ठीक है, एमिनो अम्ल में उपस्थित कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहाँ है, ये रहा। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल प्रोटॉन मुक्त कर सकता है। अम्ल के बारे में आप जानते हैं, अम्ल वे होते हैं जो H+ आयन मुक्त करते हैं, प्रोटॉन मुक्त करते हैं। क्लियर हो गया। जबकि जबकि एमिनो समूह प्रोटॉन ग्रहण कर सकता है। क्लियर है, थोड़ा सा समझते हैं। जैसे CHR ले लेते हैं, ठीक है, COOH और क्या है, NH2। यही तो था हमारे पास। इसको भी आप ध्यान से समझेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं, C OH ना। क्लियर है। अब होगा क्या, थोड़ा सा ध्यान से समझना। ये जो बॉन्ड है, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है, ये इधर शिफ्ट हो जाएंगे और H+ आयन मुक्त हो जाएगा। क्या मुक्त हो जाएगा, H+ आयन। ये H+ आयन कहाँ जाएगा, इसको समझो। इसको थोड़ा सा और ऐसे लिख लेते हैं, देखो। अच्छा, बात एक ही है, इधर R कर दिया है, NH2 को हमने नीचे लिख लिया है ना। समझना, इस पर देखो, इस पर क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जब ये H+ आयन त्यागेगा तो ये H+ आयन कहाँ आके जुड़ेगा, इस NH2 समूह के पास। ठीक है, यहाँ समझो, यहाँ समझना क्या है, ये H+ आयन त्यागेगा, क्या बचेगा, CH, C⋯O, ऊपर आ जाएगा नेगेटिव। क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। और जो H+ आयन है वो कहाँ के जुड़ जाएगा, NH2 से। यहाँ NH2 की जगह हो जाएगा NH3 और इस पर आ जाएगा कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है। चलो, यही क्या है, यही है ज्यूटराइन। यही क्या है, ज्यूटराइन। अब ध्यान से समझना, हमने कहा ये जो कार्बोक्सिलिक समूह है COOH जो है, ये H+ आयन त्यागेगा, प्रोटॉन मुक्त कर सकता है। जबकि ये एमिनो समूह है, ठीक है, ये प्रोटॉन ग्रहण कर सकता है। इस H+ को किसने ग्रहण किया, प्रोटॉन, एमिनो समूह ने ना प्रोटॉन को ग्रहण कर लिया, जिसके फलस्वरूप एक द्विध्रुव आयन बनता है। कैसा है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ध्रुव है, द्विध्रुव आयन बनता है, जिसे उभयनिष्ठ या ज्यूटर आयन कहते हैं। समझ में आया, यही क्या है, ज्यूटर आयन है जो आपसे पूछा गया है। क्लियर हो गया, बिल्कुल सिंपल सी बात है। एमिनो अम्ल में जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो H+ आयन त्यागता है, और जो क्या होता है, एमिनो समूह है वो उस H+ आयन को ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार जो यौगिक बनता है, ठीक है, या द्विध्रुवीय आयन बनता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, ज्यूटर आयन। क्लियर हो गया। अब याद रखना है कैसा होता है ये, उदासीन। अब देखने में उदासीन ना लगे पर ये उदासीन है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों है। क्लियर हो गया, परंतु इसमें धनावेश तथा ऋणावेश दोनों ही उपस्थित होते हैं। क्लियर हो गया। अब ये बात समझनी है, उभयनिष्ठ आयनिक रूप में एमिनो अम्ल उभयधर्मी प्रकृति दिखाते हैं। क्लियर है, कैसा है, उभयधर्मी है, तथा अम्ल तथा क्षारण दोनों के साथ अभिक्रिया कर सकते हैं या करते हैं। पॉइंट क्लियर, पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। एमिनो अम्ल भी इसके साथ क्लियर हो जाना चाहिए। दूसरा है पेप्टाइड बंध। क्या है, पेप्टाइड बंध। ठीक है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। चलो,
पेप्टाइड, ठीक है। देखिए दो बातें समझनी है, पेप्टाइड और पेप्टाइड बंध। हो सकता है पेपर में आ जाए पेप्टाइड बंध किसे कहते हैं, हो सकता है पेपर में क्वेश्चन आ जाए पेप्टाइड किसे कहते हैं, तो दोनों ही बातें एक साथ क्लियर कर लेंगे, ठीक है। चलिए क्या जान रहे हैं पेप्टाइड के बारे में, समझिए क्या कह रहे हैं। जब समान या भिन्न एमिनो अम्लों के दो अणु आपस में संघनित होते हैं, समान एमिनो समूह हो या भिन्न प्रकार के एमिनो समूह हो। अब फिर से वही क्वेश्चन, एमिनो कहाँ है, ये रहा, समझ गए। आर की जगह आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, क्लियर है, यही हमने यहाँ समझाया था, समझ लेना यही, ठीक है ना। आर की जगह आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, क्लियर है। समान या असमान क्या होंगे, एमिनो अम्ल के दो अणु आपस में संघनित होते हैं, तब एक अणु का कार्बोक्सिलिक समूह दूसरे अणु के एमिनो समूह के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है, और एक एमाइड आबंध CONH स्थापित होता है। इस प्रकार के एमाइड आबंध को ही पेप्टाइड आबंध कहते हैं, क्लियर है। अगर पेपर में पूछा गया पेप्टाइड आबंध या बंध किसे कहते हैं, तो आप यही लिख सकते हैं कि जब एमिनो अम्ल के दो अणु आपस में संघनित होते हैं तो एक अणु का कार्बोक्सिलिक समूह और दूसरे अणु का NH2 समूह आपस में संघनित होते हैं, क्या बनाते हैं, CONH मतलब एमाइड आबंध बनाते हैं। इस प्रकार जो यौगिक बनता है, ठीक है, इस प्रकार जो यौगिक मिलेगा, उत्पाद जो मिलेगा वो पेप्टाइड कहलाएगा, और उनके मध्य जो बंध बना वो बंध कहलाएगा पेप्टाइड बंध। क्लियर हो गई बातें, एक बार उदाहरण से जान लो। देखो क्या कह रहे हैं, दो अणु ले लो, NH2 CHR COOH, ठीक है, एमिनो अम्ल, एमीन और अम्ल, ठीक है, दो अणु ले लो, क्या ले लें, CH COOH, R समान हो सकते हैं अलग हो सकते हैं NH2। अब ये आपस में संघनित हो जाएंगे, संघनित कैसे होंगे भाई, H2 निकल जाएगा, देखो H और यहाँ से OH, क्या निकल जाएगा, H2O, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं -H2O, ठीक है, जोड़ो क्या बनेगा, NH2 CHCO, ध्यान समझना क्या बचा है यहाँ CO, और इधर क्या बचा है NH, ठीक है, और CHR COOH, क्लियर है। अब समझो ये जो बंध बना है यही है पेप्टाइड बंध, क्या है, पेप्टाइड, ठीक है, बंध ना, क्लियर है, क्या कहलाता है, यही पेप्टाइड बंध कहलाता है। और इस पूरे यौगिक को क्या बोलते हैं, पेप्टाइड, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन आ जाए पॉलीपेप्टाइड किसे कहते हैं, तो याद रखना बहुत सारे अणु, बहुत सारे एमिनो अम्ल के अणु आपस में जुड़ते चले जाएं पेप्टाइड बंध द्वारा, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, पॉलीपेप्टाइड बन जाएगा, क्लियर है, बातें समझ आ रही हैं। ऐसे एक क्वेश्चन और भी है, यहाँ से एक क्वेश्चन और भी आता है, क्या आता है, क्वेश्चन ये आता है कि प्रोटीन किससे मिलकर बने होते हैं, ठीक है, तो याद रखना है किससे, पेप्टाइड से ना, अल्फा एमिनो अम्ल से, किससे, अल्फा एमिनो अम्ल से ना, चलिए ये एमिनो अम्ल से ना। चलिए अभी एक बात और जाननी थी, क्या कह रहे हैं, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना, लो यही आ गया, क्लियर हुआ नहीं हुआ, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना। अगर आप पेप्टाइड बंध को जानते हैं कौन सी श्रृंखला किस तरह से जुड़ रही है, तो प्राथमिक संरचना को भी लगभग आप जानते हैं, ठीक है। इसीलिए ये बिल्कुल सिंपल सा टेस्ट है, याद रखना है, ये तीनों के तीनों आप ऐसे समझ सकते हैं, देखो देखने में ना लगे पर याद रखना है एमिनो अम्ल से आया है ये क्वेश्चन, कहाँ से आया है, एमिनो अम्ल से। ये आपका चेक करना चाह रहे हैं आपने एमिनो अम्ल पढ़ा था या नहीं पढ़ा, पढ़ा है तो ये तीनों क्वेश्चन एमिनो अम्ल से हैं, मतलब 3 नंबर एमिनो अम्ल से आ गया, क्लियर है। चलो ये प्रोटीन की प्राथमिक संरचना को भी थोड़ा सा सीख लेते हैं, क्या है, देखिए क्या होता है प्रोटीन की प्राथमिक संरचना, ठीक है, क्या है, प्रोटीनों में एक अथवा अनेक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं उपस्थित होती हैं। अभी हमने यही बात की, पेप्टाइड पढ़ा और हमने बताया पेप्टाइड आपस में जुड़ते चले जाएं तो क्या बनेगा, पॉलीपेप्टाइड बनेगा। फिर से वही क्वेश्चन किससे मिलकर बना है, तो एमिनो अम्ल से मिलकर बना है, ठीक है। अब समझना है क्या है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं प्रोटीन में, क्या होती हैं, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला मतलब एमिनो अम्ल होता है, क्लियर हुआ। अब समझेंगे किसी प्रोटीन के प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड में एमिनो अम्ल एक विशिष्ट क्रम में संयुक्त होते हैं, एमिनो अम्ल एक विशिष्ट क्रम में संयुक्त होते हैं, ठीक है। एमिनो अम्लों का यह विशिष्ट क्रम प्रोटीनों की प्राथमिक संरचना बनाता है, क्लियर हो गया। या तो अल्फा एमिनो अम्ल कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं एमिनो अम्लों का ये जो विशिष्ट क्रम है यही क्या कहलाएगा, एमिनो की
प्राथमिक संरचना कहलाता है। क्लियर है? आगे, प्राथमिक संरचना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एमिनो अम्लों के क्रम में परिवर्तन से क्या होता है, भिन्न भिन्न प्रोटीन उत्पन्न होते हैं। यदि एमिनो अम्लों की संरचना में परिवर्तन किया जाएगा तो भिन्न भिन्न प्रकार के प्रोटीन बन जाएंगे। क्लियर है? अच्छा, समझना ये है कि ये जो है ये सारे एमिनो अम्ल हैं, ये विशिष्ट क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, क्या कहलाती है, प्राथमिक संरचना। तो चेक तृतीयक और चतुर्थ संरचना भी पूछी जाती है, बार बार ये क्वेश्चन आते हैं, तो आप इनको एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे सभी के सभी ना। चीजें क्लियर है? एक क्वेश्चन और है जिस पर अभी हमें चर्चा करनी बाकी है। ठीक है ना? देखिए ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, जैवडू चैप्टर से अच्छे क्वेश्चन हैं। पॉलीसैकेराइड, जब भी हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ाते हैं तो हम कई बार बताते हैं कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण हर साल आता है पेपर में। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण हर साल आता है, तैयारी कर लेना एकदम अच्छे से ना। उसमें क्या पूछा गया है, पॉलीसैकेराइड के बारे में। किसके बारे में पूछा जा रहा है, पॉलीसैकेराइड के बारे में। अब पॉलीसैकेराइड तो आप सभी जानते होंगे। ठीक है, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, ये सब हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, पॉलीसैकेराइड को जान लो क्या है। वे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपठन पर, वे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपठन पर 10 से अधिक मोनोसैकेराइड के उत्पन्न करते हैं, क्या कहलाते हैं, पॉलीसैकेराइड कहलाते हैं। याद रखना है, अगर वे सैकेराइड जिनका जल अपठन ना हो वो मोनोसैकेराइड कहलाते हैं। वे सैकेराइड जिनके जल अपठन पर 2 से लेकर 9, ठीक है, कुछ कुछ किताबों में 10 भी लिखा रहता है, तक मोनोसैकेराइड के अणु देते हैं, क्या कहलाते हैं, ओलिगो। अब 2 देता है तो डाई, 3 देता है तो ट्राई, इस तरह से बोल देते हैं। ठीक है, और पॉली जिसमें अधिक अणु हो, क्या हो, अधिक, अधिक मतलब 10 से अधिक हो, कितने भी अधिक हो, जैसे स्टार्च, जैसे कहा जाए तो क्या है, स्टार्च। ठीक है, स्टार्च का जल अपठन कल की क्लास में हमने कराया था, C6H10O5 के एन अणु, क्या है इनका नाम, स्टार्च। एन अणुओं का क्या करेंगे, जल अपठन कर देंगे। क्लियर है? H2SO4 की उपस्थिति में, ठीक है, जल अपघटन। ठीक है, क्या होगा, ग्लूकोज के अणु प्राप्त हो जाएंगे, कितने, NC6H12O6 ना। मोनोसैकेराइड कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, मोनोसैकेराइड। क्लियर हुआ? क्या है, वे कार्बोहाइड्रेट या वे सैकेराइड जिनके जल अपठन पर 10 या 10 से अधिक क्या हो, मोनोसैकेराइड के अणु प्राप्त होते हैं, क्या कहलाते हैं, पॉलीसैकेराइड कहलाते हैं। क्लियर है? आगे 2025 में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, ध्यान से समझना है। 2 नंबर का ये क्वेश्चन है, बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, समझिए क्या कह रहे हैं, प्रोटीनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है, रक्त के थक्के जमने के लिए उत्तरदायी विटामिन का नाम लिखिए। देखिए प्रोटीन का वर्गीकरण, एक काम करते हैं पूरा प्रोटीन पढ़ लेते हैं। ठीक है, वैसे तो आप 6, 7, 8 से पढ़ रहे होंगे प्रोटीन, तो बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा इस पर टाइम खराब करने की आवश्यकता है, पर एक बार जरूर पढ़ने की आवश्यकता है। एक बार क्या पढ़ना है, जिस तरह से हम इसको लेकर आए हैं एक बार पढ़ लेना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, थ्योरी वाले क्वेश्चन आते हैं, दोनों ही हो जाएंगे। जैसे इन्होंने कहा विटामिनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है, तो आप जानते हैं विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, जल में विलेय और जल में अविलेय। क्लियर है ना? फिर उनके उसमें भी पता होना चाहिए कौन कौन से होते हैं। फिर उन्होंने कहा रक्त के थक्के जमने के लिए, अब ये वाली बात अगर आपको नहीं पता तब दिक्कत हो जाएगी, यही जानना है आपको ना। चलिए सबसे पहले विटामिन क्या होते हैं ये भी जान लो थोड़ा थोड़ा। वे कार्बनिक यौगिक जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा से अलग होते हैं तथा स्वास्थ्य एवं शारीरिक वृद्धि, पाचन क्षमता को बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं, विटामिन कहलाते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य और शारीरिक वृद्धि और पाचन की क्षमता के लिए कैसे होते हैं, आवश्यक होते हैं, और उनको बनाए रखने में सहायता प्रदान करते हैं, प्रोटीन कहलाते, विटामिन कहलाते हैं। विटामिन बताने की जरूरत तो नहीं है किसी को, उदाहरण के तौर पर जैसे विटामिन ए, अब बी, ठीक है, सी, डी, ई, के और एच सारे के सारे विटामिन ही ना, ए बी, बस इतना लिख देते हैं ना। सबसे पहले जानेंगे विटामिन जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान से समझना है। पहला है जल में अभिलेय, याद रखना है जल में अभिलेय विटामिन। ठीक है, जो जल में अभिलेय है वो वसा में विलेय होते हैं। वसा में कैसे होते हैं, विलेय। दूसरा जल में विलेय विटामिन, कितने प्रकार के विटामिन हो गए, 2। जल में अभिलेय जिसे हम क्या कहते हैं, वसा में विलेय। दूसरा क्या है, जल में विलेय विटामिन। ठीक है, अब समझो
पहले जानेंगे जल में अविलेय विटामिन, जो जल में ना घुलते हो, ठीक है, उनको हम क्या कह सकते हैं, जो जल में नहीं घुलेगा, कहाँ घुलेगा, वसा में, ठीक है। अब समझना है कौन कौन से होते हैं, बी और सी को छोड़कर, याद रखना है विटामिन बी और सी को छोड़कर जितने भी विटामिन हैं उनको हम कहाँ रखते हैं, जल में अविलेय में। जैसे है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। काम क्या है ये यकृत तथा एडिपोस मतलब वसा संग्रहित करने वाला ऊतक में संग्रहित रहते हैं। कहाँ रहते हैं संग्रहित, तो ऊतकों में संग्रहित रहते हैं। यकृत तथा एडिपोस ऊतक में संग्रहित मतलब इकट्ठे रहते हैं। अब बात आती होगी दूसरे वाले पॉइंट की, ठीक है। ये वाला बहुत सरल है, जल में विलेय, ये वाली बात याद रखनी है बस, ठीक है। सबसे जरूरी यही है, जल में विलेय विटामिन कौन से, बी और सी, विटामिन बी और विटामिन सी, ये याद रखना है। बी सी जल में घुल जाते हैं। अब याद रखना है जो जल में घुल जाएंगे मतलब हमारे शरीर में घुल जाए, शरीर मतलब ब्लड में घुल जाएंगे या फिर वाटर में, जहां भी वाटर जाता है वहां घुल जाएंगे या खून जाता है, सब क्या हो जाएंगे, ध्यान से समझना है। पहले तो समझो बी वर्ग के विटामिन तथा विटामिन सी जल में कैसे हैं, विलेय है। क्लियर है, थोड़ा सा और समझ लो एक बार इसको। अतः इन्हें एक साथ इस वर्ग में रखा गया है। क्लियर है, जल में विलेय विटामिनों की पूर्ति हमारे आहार मतलब भोजन से या भोजन में नियमित रूप से होनी चाहिए। नियमित रूप से हमें इनको लेना है, इसको विटामिन बी और सी को। क्यों, क्योंकि ये जल में विलेय है और जल में विलेय होने का नुकसान क्या है, नुकसान ये है कि ये आसानी से मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाते हैं, आसानी से हमारे शरीर से निकल जाते हैं। पसीना आएगा तो निकल जाएंगे, मूत्र के द्वारा निकल जाएंगे, तो हमें इनकी आवश्यकता रहती है। आप लोगों ने सुना होगा विटामिन सी वाले हमें पदार्थ लेने चाहिए। कई बार कहा जाता है, गर्मियों में कहा जाता है विटामिन सी जरूरी है लेना, ठीक है ना। तो विटामिन बी और विटामिन सी कैसे मूत्र द्वारा निकल जाते हैं, इसलिए हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। जल में विलेय हैं इसीलिए ऐसा होता है, ठीक है। आगे क्या है, इन्हें हमारे शरीर में B12 के अतिरिक्त याद रखना है संचित नहीं किया जा सकता, मतलब रखा नहीं, इकट्ठा नहीं किया जा सकता, ये सब बाहर बह जाता है, समझे। चलिए कुछ विटामिनों के बारे में थोड़ा सा आप पढ़ लेंगे, वैसे हम इसकी PDF उपलब्ध करा देंगे। देखिए विटामिन ए जो है, ठीक है, उसकी कमी से रेटिना रोग हो जाता है, रतौंधी रेटिना वाला ना, ठीक है। कॉर्निया जो होती है, आंख की कॉर्निया जो है वो कठोर हो जाती है। क्लियर है। दूसरा विटामिन B1 जो होता है, थायमीन से बेरी रोग हो जाता है, भूख नहीं लगती। क्लियर है, ये NCERT की बुक में है, आप इसको एक बार जरूर पढ़ लेना, ठीक है। विटामिन B2 से क्या होता है, ध्यान से समझना है, मुंह व होठों के किनारे पर जो दरारें पड़ती हैं, हम लोगों को देखा होगा सर्दियों में या वैसे, वो विटामिन B2 की कमी से होता है। ये सारे के सारे आप पढ़ लेना, मेन हम बता देते हैं, ठीक है। विटामिन B12, चलो एक काम करते हैं, थोड़ा सा समझ लो, B12 के बारे में जानते हैं, ठीक है ना। विटामिन B12 जो है वो क्या करता है, ध्यान से समझना है, सबसे मेन यही है, इसमें आरबीसी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, ठीक है। एक बात और समझना, विटामिन सी यही है खट्टे पदार्थों में जो मिलता है, ठीक है, संतरे में, ठीक है ना, और आंवला में, इन सब में विटामिन सी मिलता है। याद रखना है क्या होता है, स्कर्वी रोग, मसूड़ों से जो खून आता है वो इसी के कारण आता है। बात क्लियर हुई, ठीक है। फॉर्मूला भी याद रखना है, एस्कार्बिक अम्ल, विटामिन सी का फॉर्मूला क्या है, एस्कार्बिक अम्ल। विटामिन डी, सूरज से हम विटामिन डी ही लेते हैं, ठीक है ना। रिकेटस रोग हो जाता है, समझ रहे हो, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। विटामिन ई और विटामिन के, ठीक है। विटामिन के बारे में थोड़ा सा जान लो, विटामिन के की कमी से रक्त के थक्के जमने में के समय में वृद्धि होती है, ठीक है। तो अब समझ में आया, इन्होंने क्वेश्चन जो हमसे पूछा था, रक्त के थक्के जमने के लिए उत्तरदायी, तो याद रखना है विटामिन के, कौन सा है, विटामिन के। एक बात क्लियर हुई, क्वेश्चन के साथ हम बहुत सी चीजें सीख जाएंगे, विटामिन भी क्लियर हो गए होंगे, 6, 7, 8 से आप इनको पढ़ते हुए आते हैं, ठीक है। हमने भी 6, 7, 8 से ही पढ़े हैं, ठीक है। 12th में तो इनको ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं रहती, ठीक है ना, बस उतना ही काफी है। अब देखिए एक क्वेश्चन और है, ये 347 JZ में आया है, ठीक है, 2025 में 2 नंबर का ही क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं जल में घुलनशील विटामिनों के नाम तथा इनकी कमी से होने वाली बीमारियों को बताइए। क्या आप बता नहीं सकते, बताइए। विटामिन सी, ठीक है, विटामिन कोई सा भी बता सकते हैं, B1 बता दो, B2 बता दो, ठीक है, विटामिन सी और विटामिन
B1 अभी तो हम बता कर आए हैं, क्या था, B1 की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है, ठीक है ना। और क्या है, विटामिन सी की कमी से क्या हो जाता है, स्कर्वी, ठीक है ना। इसकी कमी से क्या होगा, स्कर्वी, और क्या हो जाएगा, बेरी बेरी। समझ में आया क्यों जरूरी है ये चार्ट पढ़ना, क्लियर हो गया, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, दोनों ही कैसे हैं, BC जल में घुलनशील ना। आगे क्वेश्चन है, देखिए एक बात आपको सीखनी पड़ेगी, कुछ बातें आपको सीखनी पड़ेंगी, उसमें ये बात जरूरी है। विटामिन अच्छा टॉपिक है, एक ग्लूकोज वाला एक अच्छा टॉपिक है, वहां से बहुत सारी अभिक्रियाएं पूछी जाती हैं बार बार, तो इनको आप तैयार रखेंगे ना। बताओ, एस्कार्बिक अम्ल है, क्या है, विटामिन, एंजाइम, प्रोटीन या हार्मोन। अब तो ये आसान हो गया, अगर आप पहले पेपर पढ़ लेते, ठीक है, अगर आपके पेपर में ऐसे क्वेश्चन आए थे, बहुत से बच्चे इसको गलत करके आते हैं, जबकि आसान क्वेश्चन है, क्या है, विटामिन, ठीक है। पहले ऐसा लगता है कि गलत नहीं होगा, लेकिन जब पेपर में बैठते हैं तब आसान चीजें ही सबसे ज्यादा गलत होती हैं, ठीक है। तो कभी कभी हमारी बातें उतनी सही ना लगे, पर ये बात समझ लेना, पेपर में जब आप बैठोगे तो सबसे आसान चीज भूल जाओगे, ठीक है। अभी दिख रहा होगा कि हाँ विटामिन ही है, वहां तब भूल जाएंगे जब प्रेशर होगा हल्का सा, इसीलिए कह रहे हैं 2-4 बार पढ़ लेना, ठीक है ना। वैसे तो बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी गलतियां हो जाती हैं। जैसे ये कह रहे हैं, किस विटामिन के अभाव में स्कर्वी रोग हो जाता है। अब समझे, स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है, तो विटामिन सी, ठीक है ना, क्लियर है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेटस, कौन सा रोग होता है, रिकेटस, हड्डियां कमजोर हो जाना ना। चलो आगे कह रहे हैं, न्यूक्लिक अम्ल क्या है, इनके 2 महत्वपूर्ण कार्य लिखिए, ये भी 2 नंबर में है। देखिए न्यूक्लिक अम्ल के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे, न्यूक्लिक अम्ल भी जरूरी है, क्या जरूरी है, वे यौगिक जो आनुवांशिक सूचनाओं को परिरक्षित करते हों, वे यौगिक जो आनुवांशिक सूचनाओं को परिरक्षित करते हों तथा कोशिका के अंदर एंजाइम संश्लेषण की प्रक्रिया को अनुलेखित तथा स्थानांतरित करते हों, न्यूक्लिक अम्ल कहलाते हैं। न्यूक्लिक अम्ल समझ रहे हैं क्या करते हैं, हमारी आनुवांशिक सूचनाओं को एकत्रित करके रखते हैं। जैसे डीएनए जांच होती है ना हमारी, तो डीएनए क्या है, न्यूक्लिक अम्ल है, क्या है, न्यूक्लिक अम्ल ही है डीएनए, ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल का ही एक पार्ट है। तो हमारी आनुवांशिक सूचनाओं को इकट्ठा करके रखता है और कोशिका के अंदर एंजाइम संश्लेषण की प्रक्रिया को अनुलेखित करता है तथा स्थानांतरित करते हैं, क्या कहलाते हैं, न्यूक्लिक अम्ल कहलाते हैं, ठीक है। डीएनए आरएनए दोनों न्यूक्लिक अम्ल के ही पार्ट हैं, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं न्यूक्लिक अम्ल के जैविक कार्य, क्या है, जैविक कार्य, तो लगभग लगभग जैविक कार्य आपको पता चल गया है। जैसे डीएनए है, डीएनए आनुवंशिकता का रासायनिक आधार है, ठीक है, तथा इसे आनुवांशिक सूचनाओं की संग्राहक की तरह जाना जाता है। हमने बताया ना, क्या करता है डीएनए, सारी चीजों को इकट्ठा करके रखता है, लाइब्रेरी की तरह, ठीक है ना, सारी सूचनाओं को इकट्ठा करता रहता है, पुरानी से पुरानी, क्लियर है। डीएनए लाखों वर्षों से किसी भी जीव की विभिन्न प्रजातियों की पहचान बनाए रखने के लिए विशिष्ट रूप से जिम्मेदार है, क्लियर हो गया। कहते हैं ना बहुत पुरानी पुरानी प्रजातियों के बारे में भी हम कहाँ से बता देते हैं, देख आप लोगों ने पढ़ा होगा या आप जानते होंगे, जब भी क्या होता है कहीं कुछ पुराने अवशेष मिलते हैं, समझ रहे हो, कुछ कंकाल मिल गया, तो हम बता देते हैं ना कि ये 6000 साल पुराना है, ठीक है, और फिर हम बताते हैं ये कैसा होगा, किस तरह का होगा, तो वो सारी चीजें डीएनए से ही पता चलती हैं, ठीक है। आगे, न्यूक्लिक अम्ल का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण है, कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण न्यूक्लिक अम्ल के द्वारा होता है, बातें क्लियर। वास्तव में कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण आरएनए अणुओं द्वारा होता है, बात समझ आ गई। हमने बताया था ना डीएनए आरएनए, डीएनए का काम आनुवांशिक सूचनाओं को इकट्ठा करना, आरएनए का काम कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण, क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है। परंतु किसी विशेष प्रोटीन के संश्लेषण के लिए संदेश डीएनए में उपस्थित होता है, ठीक है ना, जो संदेश देता है वो डीएनए में होता है ना। दूसरा काम क्या है, एक ये भी महत्वपूर्ण है, ठीक है, फिर ये याद रखना, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, देखिए हर एक इंसान का जो, देखो नॉर्मल फिंगरप्रिंट भी होता है जिससे हम लोग अपने फोनों में यूज करते हैं, जहां कहीं भी आधार कार्ड या उस जगह यूज होता है, ये जो हमारा फिंगरप्रिंट है ये वाला, ठीक है, ये एक स्पेशल होता है, याद रखना, किसी का मैच नहीं करता, समझ में आया। कभी आपने अपने फोन में लगाया होगा तो देखा होगा कि किसी अदर का उससे मैच नहीं करता, ऐसा नहीं कि मैं अपना फिंगरप्रिंट अपने फोन में लगा दूं
और आप आए और हमारे फ़ोन को अपने फिंगरप्रिंट से ऑन कर दें, तो वो क्या होगा, मैच नहीं होगा, किसी का भी मैच नहीं होगा। पर याद रखना है फिंगरप्रिंट दो तरह के होते हैं, एक ये वाला फिंगरप्रिंट, एक डीएनए फिंगरप्रिंट। ठीक है, नॉर्मल जो फिंगरप्रिंट होता है उसे बदला जा सकता है, याद रखना है। लेकिन जो हमारे शरीर वाला है, जैसे किसी एक बाल से ही पहचान लेते हैं ना, कभी अपराधी को जैसे कहीं मर्डर हो गया तो वहां पहचानते हैं डीएनए जांच द्वारा, या कहीं आग लग गई सारे अवशेष जल गए तो फिर उसमें से पहचानते हैं, वो डीएनए जांच द्वारा ही होता है। तो डीएनए द्वारा कैसे होता है, डीएनए का फिंगरप्रिंट मतलब उसकी जो संरचना है, ठीक है, वो एकदम स्पेशल होती है, उस जैसा कोई दूसरा नहीं होता, तो वहां से हम उसकी पहचान करते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके समझना। डीएनए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, हिंदी में भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग लिखा आएगा, याद रखना, ठीक है ना, अंगुली छापन की बजाय। यह ज्ञात है कि प्रत्येक जीव के अद्वितीय अंगुली छाप होते हैं। ठीक है, उंगली छाप मतलब उंगली के ऊपर जो होते हैं, ठीक है, ये उंगली के शीर्ष पर होते हैं तथा इन्हें लंबे समय तक व्यक्ति की पहचान करने के लिए काम में लाया जाता रहा है। मोस्टली पहले क्या करते थे, इसी के द्वारा पहचान करते थे कि भाई आपके फिंगरप्रिंट मैच कर लेंगे। क्लियर है, फिंगरप्रिंट मतलब हाथों वाले जो फिंगरप्रिंट है। लेकिन शल्य चिकित्सा द्वारा इन्हें परिवर्तित किया जा सकता है। लेकिन इनको भी क्या करते हैं लोग, चेंज करा लेते हैं, अपराध किया और चलो भाई इनको चेंज कर दूं। अब दूसरे डीएनए के बारे में जानेंगे। कौन सा डीएनए, सॉरी फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में जानेंगे। क्या है समझो, किसी व्यक्ति में डीएनए के क्षारकों का अनुक्रम, डीएनए पढ़ा है, ठीक है, ऐसी ना समझ आए तो ऐसी समझ लेना, थोड़ा ज्यादा लहरा मार दिया ना। ठीक है, इसमें होता है, यहाँ क्षारक होते हैं, ठीक है ना, ये आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, डीएनए में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अब समझना है क्या कह रहे हैं, ये जो क्षारक हैं, ये वाले जो क्षारक हैं, ठीक है, डीएनए के क्षारकों का जो अनुक्रम है वो अद्वितीय होता है, मतलब एक जैसा क्रम दूसरे में नहीं मिल सकता, किसी का भी मैच नहीं होता। ठीक है, इसको ज्ञात करना डीएनए अंगुली छापन या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाता है। अब याद रखना, ये जो फिंगरप्रिंटिंग है ये नॉर्मल फिंगरप्रिंटिंग है, और जो हमारी जो डीएनए संरचना की फिंगरप्रिंटिंग आएगी वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाएगी। ठीक है, यह प्रत्येक कोशिका के लिए समान होता है तथा इसे किसी भी चिकित्सा द्वारा या इलाज द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता। क्लियर हो गया, कहाँ यूज होता है, तो अपराधी की पहचान करने में होता है। ये वाली बातें आप समझ सकते हैं। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारी चीजें हमने यहाँ आपको समझा दी हैं। ठीक है ना, चलिए आगे कह रहे हैं, डीएनए एवं आरएनए में महत्वपूर्ण संरचनात्मक और क्रियात्मक अंतर लिखिए। 4 नंबर में है, ध्यान रखना। कितने नंबर में है, 4 नंबर में। ठीक, इस तरह के क्वेश्चंस अपने आप में महत्वपूर्ण हैं, आप इनको तैयार रखिए, बिल्कुल तैयार रखिए। ठीक, समझिए क्या कह रहे हैं हम। ये है डीएनए व आरएनए में अंतर। सबसे पहले है डीएनए, ठीक है, और आरएनए। डीएनए के बारे में हमने बताया, क्या बताया, डीएनए में कुछ इस तरह की संरचनाएं होती हैं, द्विकुंडली संरचना है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से बनी कुंडली संरचना होती है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, और ये जो है एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड, मतलब कैसी भी हो, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है आरएनए। क्लियर हो गया। इसमें डीएनए में डी से समझ जाना, डीऑक्सी राइबोस शर्करा होती है, आरएनए में राइबोस शर्करा होती है। यहाँ तक चीजें क्लियर हो रही हैं, आगे जानेंगे। याद रखना है डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन, एडेनिन, ग्वामिन, साइटोसिन और थायमिन, एजीसीटी, ठीक है, क्षारक पाए जाते हैं। और इसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। ठीक है, यहाँ थायमिन है और उसमें क्या है, यूरेसिल है, दोनों में अंतर हो गया, क्षारकों में अंतर हो गया। क्लियर है, याद रखना इसमें द्विगुणन की क्षमता होती है। कैसी होती है, द्विगुणन की क्षमता। इसमें द्विगुणन की क्षमता नहीं होती, इनका निर्माण डीएनए से होता है। ठीक है, आरएनए का निर्माण डीएनए से ही होता है। क्लियर है, चलो आगे समझेंगे। ये आनुवांशिक पदार्थ है, डीएनए कैसे है, आनुवांशिक, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहा है। ठीक है, जबकि आरएनए जो है आनुवांशिक नहीं है, यह प्रोटीन संश्लेषण के द्वारा, याद रखना किसके, प्रोटीन संश्लेषण द्वारा लक्षणों का निर्धारण करता है। किसके द्वारा, हमने बताया था आरएनए के बारे में अभी थोड़ी देर पहले, प्रोटीन संश्लेषण द्वारा क्या करता है, लक्षणों का निर्धारण करता है।
बातें क्लियर हो गई हैं? ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। अगर आप सभी 12th क्लास के हैंड रिटन नोट्स चाहते हैं तो आप सभी मॉडर्न विज्ञान ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ सारी ही चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी आप सभी के लिए ना, मात्र 21 रुपये में सारी चीज़ें हैं। चलिए, उम्मीद कर रहे हैं कि आप इस पूरी क्लास को अच्छे से पढ़ लेंगे। फिर भी अगर आपका कोई कमेंट्स है तो आप लोग हमारे पास मैसेज कर देना, ठीक है ना, हम आपसे चर्चा कर लेंगे। उम्मीद करते हैं कि सारी चीज़ें एकदम सिस्टमेटिक तरीके से आप सभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।